राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। और राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित जो मूल किताब है, उनकी कक्षा 10वीं की जो सीरीज है, उसका आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल में कक्षा 10वीं की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति चल रही है। इसके ठीक बाद कक्षा 9वीं की, फिर 11th की राजस्थान अध्ययन, उसके बाद 12th की राजस्थान अध्ययन की जो ये सीरीज का क्रम है, इस तरीके से रहेगा। फिलहाल हमारा कक्षा 10वीं की जो सीरीज है, उसके चैप्टर फर्स्ट का और हम पहुंच गए हैं। हमने मेवाड़ के राजवंश को क्लियर कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कहाँ पहुंच गए। कल तक हमने कहाँ तक बात की थी? कल तक मेवाड़ का राजवंश हो गया। अब हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौर वंश की। कल हमने यहीं छोड़ा था, मेवाड़ के राठौड़ वंश की। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने मेवाड़ के अंदर सबसे पहले राजपूतों की या गोहिल वंश की जो शाखा थी, उसका किस तरीके से वो मतलब उनके वंशज किस तरीके से उत्पन्न हुए, ये हमने जाना। इसी प्रकार ठीक हम यहाँ ये जानने का काम करेंगे सबसे पहले कि मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। हालांकि कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है, सारे मतलब सबका अलग अलग है। तो पढ़ते हैं जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। गोहिलों ने तो राजस्थान के नीचे हिस्से को यानी कि दक्षिण वाले हिस्से को और दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से को अपना मूल केंद्र बनाया, और उसी तरह राठौड़ों ने जो अपना मूल केंद्र बनाया वो बनाया उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग इन्होंने अपना जो मूल केंद्र था वो लगभग जोधपुर संभाग के आसपास का जो जितना भी भूभाग आता है वो इनका आता है, जिसे हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है, सबसे पहली मान्यता अब हमारे लिए आ गई, राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। कई सारे इतिहासकार जैसे रत्नाकर जी हैं या राय रत्नाकर जी, ये इस तरीके के तमाम जो इतिहासकार है वो बताते हैं कि राठौड़ किसकी संतान है? हिरण्यकश्यप की संतान है। पहली उत्पत्ति, राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। अच्छा, आगे जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वमान के पुत्र राजा बृहद्बल से पैदा होना बताया गया है। ये इनका दूसरा मत है, इनकी उत्पत्ति का दूसरा मत है ये कि जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसमें उल्लेखित है कि जो विश्वमान राजा थे उनके पुत्र थे बृहद्बल, और उनसे इनका उत्पन्न होना माना गया है। तो पहले हिरण्यकश्यप की संतान माना, उसके बाद बृहद्बल की संतान या बृहद्बल से उत्पन्न, उसके ठीक बाद अब आते हैं दयालदास जी। दयालदास जी इनको कैसा मानते हैं? ये सूर्यवंशी मानते हैं। ये तीसरा मत रहा। तीसरे मत में राठौड़ों को किससे संबंधित बताया गया है? तो वो सूर्यवंशी से संबंधित बताया गया, और साथ में कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो भल्लराव थे और उन भल्लराव की संतान से उत्पन्न बताया गया। यानी कि ये तीसरे मत में यही आता है कि सूर्यवंशी हैं, और सूर्यवंशी होने के साथ साथ ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया गया। सबसे पहले हिरण्यकश्यप की संतान बताया, फिर बृहद्बल की संतान बताया, और तीसरे नंबर पर बताया इनको भल्लराव की संतान। ठीक है। नेडसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। अब नेडसी चौथा मत आ गया। नेडसी इनको कहां से संबंधित बताते हैं? तो नेडसी इनको
कन्नौज के शासक, ये जो वैसे मूल मत तो यही है, ये कन्नौज के शासकों के वंशज ही हैं जो यहाँ आए। तो नेडसी के द्वारा, नेडसी है और जो पृथ्वीराज रासो है, उनमें सब में यही बात मानी गई है कि ये कहाँ से आए हुए बताए गए हैं, कन्नौज से। कहाँ से आए हुए बताए गए हैं, तो ये कन्नौज से आए हुए बताए हैं। कौन? मारवाड़ के राठौड़ वंश। कर्नल टॉड, अब ये चौथा मत आ गया, कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को वंशावलियों के आधार पर इन्हें क्या माना है, सूर्यवंशी माना है। तो इस तरीके से हमने अभी तक कितने मत पढ़े, 4 मत, 5 मत पढ़ लिए, ये 5वां है। 5 मत पढ़े। पहले हिरण्यकश्यप की संतान बताया, उसके बाद ये बृहद्बल की संतान बताया, फिर उसके बाद ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया। नेडसी इनको कन्नौज से की शाखा का ही एक भाग बताते हैं और कर्नल जेम्स टॉड इनको सूर्यवंशी मानते हैं। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंध मत पर एक राय नहीं है। सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। ये जरूर एक मत है कि इनको दक्षिण भारत से संबंधित बताया गया है। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा कहाँ के राठौड़ प्रसिद्ध हैं? जोधपुर और बीकानेर के राठौड़। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या जिसे आदि पुरुष कहेंगे वो राव सिया है। कौन है? राव सिया, जो कन्नौज के घेड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपने राज्य, शुरुआत में इन्होंने आकर के सबसे पहले पाली के पास में और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। किसने? राव सिया ने। इस वजह से राव सिया को जोधपुर के जो राठौड़ है उनका मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। किसको? राव सिया को। राव सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि शुरुआत में इन्होंने कहाँ आकर के अपने राज्य की स्थापना की थी, वो पाली का छोटा सा एक भाग, वहां आकर के इन्होंने छोटा सा अपना राज्य बनाया। हमारी ये जो कहानी, इसको मैं एक पेज पर लिखने का प्रयास करता हूं। हमने पढ़ा यहां राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में। राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर के क्या चर्चाएं की, वो हम यहां जानने का प्रयास करेंगे। कितने मत आते हैं? लगभग 5 मत आते हैं। कितने मत आते हैं? सबसे पहले इनको किसकी संतान बताया गया है? हिरण्यकश्यप की संतान। ठीक है साहब, पहली होगी हिरण्यकश्यप की संतान। दूसरा जो हमने बात की थी, राजा बृहद्बल से उत्पन्न, या इनको डायरेक्ट लिख दूं, बृहद्बल से उत्पन्न। दूसरा मत ये हो गया। हम मूलतः 5 उसकी बात करेंगे। एक सूर्यवंशी इन्होंने, फिर इनको कैसा बताया? सूर्यवंशी या ब्राह्मण भल्लराव की संतान। चौथा, कर्नल जेम्स टॉड ने, वो मुनत नेडसी ने इनको किसके वंशज माना है? कन्नौज के वंशज। कन्नौज के वंशज। और कर्नल जेम्स टॉड ने इनको कैसा माना है? सूर्यवंशी। ये 5 मूलतः मत आते हैं इनको, इनकी उत्पत्ति को लेकर के। किस किस की संतान बताया या कहां से उत्पन्न होना बताया है? तो ये राय रत्नाकर जी हैं, एक इतिहासकार, वो बताते हैं, और अन्य भी ऐसा और भी लोग बताते हैं कि राठौड़ की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? हिरण्यकश्यप की संतान से हुई है। बृहद्बल से उत्पन्न होना
ये लिखा है ये जोधपुर ख्यात में। कहाँ लिखा हुआ है ये? जोधपुर ख्यात के अंदर। सूर्यवंशी ब्राह्मण बलराव की संतान किसने माना है? तो ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे। दयालदास जी ने। किसने माना है? दयालदास जी ने। कन्नौज के वंशज मोहम्मद नैसी, मोहम्मद नैसी और पृथ्वीराज रासो में भी इसका जिक्र है। और सूर्यवंशी कर्नल जेम्स टॉड, जिसको मैं जेम्स टॉड कहता हूं। ये मूलतः मत हैं किसको लेकर के? राठौड़ों की उत्पत्ति को लेकर के। ये 5 मत हमने, ये दूसरे नंबर का मत, ये तीसरे नंबर का, ये 4 और ये 5वें नंबर का। आई समझ? एक बार देख लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम इसी पेज पे वापस लौटते हैं। यहां हमने इस राठौड़ों के पहले शासक, जोधपुर के राठौड़ों के पहले शासक के बारे में हमने जाना, जो जिनका नाम है राव सिंह। क्या नाम लिखा मैंने? राव सिंह। राव सिंह के शासनकाल की जो बात आती है वो लोगों 1244 से लेकर के और 1273 के आसपास का ऐसा कुछ समय आता है। किताब के अंदर ऐसा कोई समय नहीं दे रखा, लेकिन लगभग 1240 से लेकर के और 1273 तक लगभग इनका समय रहा। समय में ज्यादा कुछ नहीं, एक तो इनके बारे में यही चीज हम पढ़ेंगे कि ये राठौड़ों के कौन थे? आदि पुरुष या मूल पुरुष। राठौड़ों के आदि पुरुष या इनको मूल पुरुष भी कह सकते हैं। दूसरी बात, हमने इनको जो इनके जो मूल वंशज हैं वो किससे संबंधित बताए गए हैं? कन्नौज के मूल। अगर वंशज की बात करें, मूल वंशज की बात करें तो मूल वंशज इनके रहे हैं कन्नौज के गहड़वाल, कन्नौज के शासक गहड़वाल जयचंद का वंशज का वंश, ये इनका मूल वंशज माने जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना राव सिंह के बारे में, छोटी जानकारी ही हमको इतनी ही जानकारी दी गई है कि राठौड़ों के आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा गया और इनके मूल वंशज कन्नौज के गहड़वाल जयचंद इनके मूल वंशज है। समय लगभग 1240 से लेकर के 1273 ईस्वी तक का आता है। उसके बाद हमने ये उत्पत्ति के विषय जाना। अब हम पढ़ते हैं इन्हीं के अगले शासक राव चूड़ा के बारे में। बीच में छोटे छोटे और भी 2-3 शासक आए, लेकिन मूलतः हम किसके बारे में जानेंगे? राव चूड़ा के बारे में। राव चूड़ा जिनका शासनकाल 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक, अपने साहस और कूटनीति से राव चूड़ा ने सबसे पहले किस पर अधिकार किया? मंडौर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडौर को राठौड़ों की क्या बनाया? राजधानी। मंडौर को जीतने के बाद और मंडौर को राठौड़ों की क्या बनाया? राजधानी बनाया। मंडौर पर अधिकार करने के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों, देखो इन क्षेत्रों को भी जीता, खाटू, डीडवाना, सांवर, अजमेर, नाडौर, और भी छोटे छोटे कई ऐसे भूभागों को जीता और जीत करके अपने भूभाग यानी कि मंडौर में उसने शामिल कर लिया। या जोधपुर में, जोधपुर भी बाद में बनेगा, पहले मंडौर के नाम से या मारवाड़ के नाम से ही जाना जाता था क्षेत्र। खाटू, डीडवाना, सांवर, अजमेर, नाडौल, इन सब को जीतने पर अधिकार करने के बाद पूंगल के भाटियों द्वारा
वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसकी पत्नी थी चांद कंवर। चांद कंवर ने किसका निर्माण करवाया था, चांद बावड़ी का। जोधपुर में किसका निर्माण करवाया, चांद बावड़ी का इन्होंने निर्माण करवाया था। मोटी मोटी जानकारी हम प्राप्त करें रावचूड़ा के बारे में। क्या क्या हमने सीखा इस पेज के अंदर रावचूड़ा को लेकर के। इनका समय 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक। पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरा हमने क्या जाना कि इन्होंने मंडोर पर क्या किया, मंडोर को जीता। पहला काम मंडोर को जीतने का किया। दूसरा काम इन्होंने राजधानी किसको बनाया, तो इन्होंने मंडोर को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। और इन्होंने कौन कौन सा क्षेत्र जीता, क्षेत्र जीता खाटू, डीडवाना, सांभर और अजमेर, और लास्ट में इन्होंने नाडोल को भी जीत लिया। और भी छोटे छोटे भूभाग को इन्होंने मिलाकर के मारवाड़ में शामिल कर लिया। और इनकी अगर मृत्यु की बात आती है, अब इस अगला पॉइंट हम इनके किसके बारे में बात करेंगे, इनकी मृत्यु। तो इनकी मृत्यु वैसे धोखे से की गई थी। कब की गई, तो इनकी मृत्यु 1423 ईस्वी में किसके द्वारा, पुंगल के भाटियों द्वारा। पुंगल के भाटियों द्वारा इनकी धोखे से क्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था चांद कंवर, जिन्होंने किसका निर्माण करवाया था, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी कहाँ है, जोधपुर में। और उसका निर्माण किसने करवाया, रावचूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने। ये मोटी मोटी जानकारी हमने रावचूड़ा के बारे में पढ़ी कि रावचूड़ा जिनका समय 1394 ईस्वी से लेकर के 1423 ईस्वी तक, सबसे पहले इन्होंने मंडोर को जीतने का काम किया। मंडोर को जीतने के बाद इन्होंने मंडोर को ही क्या बनाया, मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। और इनका जो जीता हुआ क्षेत्र है खाटू, डीडवाना, सांवर, अजमेर और नाडोल, ये तमाम सारे क्षेत्र इन्होंने जीते। इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1423 ईस्वी में पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से कर दी गई। इनकी पत्नी थी चांद कंवर। चांद कंवर ने चांद बावड़ी को निर्माण करने का काम किया था। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, जोधपुर में। अब हम आगे बात करते हैं राव रडमल के बारे में। राव रडमल को लेकर के अब हमारी चर्चा होगी। राव रडमल जिनका समय 1427 से 1438 तक, बीच में और छोटे छोटे राजा हुए, लेकिन मूलतः हम बात करते हैं यहाँ उन राजाओं का या उन शासकों के बारे में ज़्यादा विस्तार से चीज़ें दी गई हैं जो किसी न किसी रूप से खास रहे हैं और जिन्हें के शासनकाल में कुछ अलग हुआ है। अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चले गए। राव रडमल कहाँ चला गया, मेवाड़ चला गया, क्योंकि ये बड़ा पुत्र था। नियम के हिसाब से बड़े पुत्र को राजगद्दी दी जाती थी, लेकिन छोटे भाई कान्हा को राजगद्दी दे दी, तो ये गुस्सा होकर के कहाँ चला गया, मेवाड़। इसने अपनी बहन हंसाबाई, इसकी बहन थी हंसाबाई, उसका विवाह कर दिया राणा लाखा के साथ। राणा लाखा के साथ विवाह कर दिया। यह विवाह रडमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का क्या बनेगा, उत्तराधिकारी। उधर मेवाड़ में हम पढ़ ही चुके हैं इस प्रकरण को, हंसाबाई विवाह प्रकरण को। अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर
महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रडमल का प्रभाव बढ़ गया। अब बढ़ेगा ही, क्योंकि मेवाड़ उस समय एक शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था, मेवाड़ का शासक शक्तिशाली हुआ करता था। तब मेवाड़ के शासक का उसको साथ मिल गया भांजे मुगल का, तो उसने पुनः किस पर अधिकार कर लिया, आकर के मारवाड़ पर। रडमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से, भारमली जो ये हंसाबाई की कौन थी, दासी थी, हाँ, के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। किसकी, राव रडमल की। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, राव रडमल के बारे में। हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, वो मोटी मोटी जानकारी हम यहाँ लिखने का काम करेंगे। राव रडमल, कब से कब तक, 1427 से 1438। क्या अहम चीजें रही इनके काल में, तो सबसे अहम चीज तो हंसाबाई विवाह प्रकट ही रहा। इनकी बहन थी हंसाबाई, जिसका इन्होंने विवाह किसके साथ किया, लाखा के साथ, और यह शर्त रखी कि बहन हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का क्या बनेगा, शासक बनेगा। फिर दूसरा इनका प्रकरण आया इनकी मृत्यु को लेकर के, दूसरा प्रकरण मृत्यु को लेकर के, और मृत्यु में इनकी मृत्यु 1438 में होती है, लेकिन इनकी प्रेमिका थी भारमली, उसके सहयोग से सामंतों ने कर दी। किसकी मृत्यु, राव रडमल की मृत्यु। कोई खास नहीं है, इनके दो ही प्रकरण हमको याद रखने, हंसाबाई विवाह प्रकरण और इनकी मृत्यु को लेकर के। आगे हम पढ़ेंगे अब मारवाड़ के एक प्रतापी शासक के रूप में जाने वाले शासक राव जोधा के बारे में। आगे की कहानी किसको लेकर के है, राव जोधा को लेकर के। राव जोधा मारवाड़ के राव रडमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रडमल की हत्या हो जाने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। ये ठीक इसी से पहले हमने राव रडमल को पढ़ा। रडमल को धोखे से मेवाड़ी सामंतों ने मारा था। मेवाड़ी सामंतों ने मारा था किसको, राव रडमल को। किसके सहयोग से, भारमली के सहयोग से। भारमली मेवाड़ में ही रहती थी, क्योंकि हंसाबाई की दासी थी, दासियां 7 जाती थी, तो हंसाबाई के साथ रहती थी भारमली। कुंभा के कहने पर, ऐसा बताया जाता है कि कुंभा के कहने पर, और भारमली ने मेवाड़ी सामंतों का सहयोग किया और रडमल को मारने का काम किया। तब जैसे ही सूचना जोधा के पास पहुंची कि आपके पिता की क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है, तब एक कोई बंजारा है जो कहता है जोधा भाज सके तो भाज, थारो रडमल मारो जाए, यानी कि तुम्हारे पिता रडमल की क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है, अगर तुम बच सको तो बच लो। तो फिर वो किसकी तरफ भागा, जंगलों की तरफ। 1453 ईस्वी में वह मंडौर जीतने में सफल रहा। फिर बाद में धीरे धीरे अपना उन्होंने राज्य कायम किया, लेकिन 1453 ईस्वी में मंडौर जीतने का काम किया। मंडौर जीता कैसे, तो जीता मेवाड़ के सहयोग से ही, क्योंकि यहाँ अब हंसाबाई और सुलह करवा देती है राव जोधा में, और उधर जो मतलब मेवाड़ के शासक हैं कुंभा, उन दोनों के बीच क्या हो जाती है, यहाँ संधि हो जाती है, आवल और बावल की संधि, जिसको हमने पिछले उसमें पढ़ ही लिया था। आवल और बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। आवल और बावल की संधि हो जाने के बाद इसने पुनः मंडौर को जीतने का काम किया। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री, दूसरा उसने एक काम और कर दिया कि अपनी पुत्री को
कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह कर दिया। श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया? तो श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया कुंभा के पुत्र रायमल से। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जोधपुर नगर किसने बसाया? रावजोधा ने। कब बसाया? 1459 ईस्वी में। उसने अपनी राजधानी और उसी को अपनी क्या बनाया? राजधानी बना लिया, क्योंकि अब तक मंडोर चल रही थी, अब जोधपुर हो गई। और जोधपुर और वहीं पर उसने एक चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, जिसको किसके नाम से जाना गया? मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। स्थापत्य कला में मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। रावजोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त किया। तो ये भी इन्होंने अपने जीवन में एक काम किया कि दिल्ली के सुल्तान की सेना को हराया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा रावजोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक बताते हैं। जोधा के बारे में कहा गया है कि ये मारवाड़ के पहले प्रतापी शासक रहे हैं। तो रावजोधा के बारे में अब हम मोटी मोटी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या क्या हमने सीखा? रावजोधा रावजोधा जिनका समय आता है 1438 से लेकर के 1489 तक। अब हम इनके जीवन की मूल उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो एक तो वही आता है कि मंडोर जीतने का काम किया, यानी कि आवल बावल की संधि हुई। सबसे पहले तो हम आवल बावल की संधि की ही बात कर लें। किस किस के मध्य हुई? तो मेवाड़ प्लस मारवाड़ के बीच। मेवाड़ के कुंभा और रावजोधा दोनों के बीच हुई। संधि हो जाने के बाद, हंसाबाई के सहयोग से संधि हो जाने के बाद इन्होंने किसको जीतने का काम किया? तो फिर इन्होंने मंडोर को जीतने का काम किया। मंडोर को जीता। सामंतों का अधिकार था मंडोर पर, उसने उनसे हरा करके जीता और इसी को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। रावजोधा ने मंडोर को ही अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। एक और आता है श्रृंगार देवी का विवाह प्रकरण भी आता है। श्रृंगार देवी जो इसकी पुत्री थी, श्रृंगार देवी विवाह प्रकरण किस किस के बीच हुआ? तो श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ हुआ। तो श्रृंगार देवी ऐसा लिख देता हूं मैं, का विवाह हुआ। वर्सेस तो नहीं लिखेंगे, विवाह को कैसे, हाँ चलो कैसे भी लिख लो। रायमल के साथ। रायमल किसका पुत्र था? कुंभा का। और श्रृंगार देवी किसकी पुत्री थी? रावजोधा की। ये रहा इनके विवाह का प्रकरण। फिर इन्होंने अगले और अपने जीवन में क्या काम किया? इन्होंने जोधपुर नगर बसाने का काम किया। एक इन्होंने क्या किया? जोधपुर कौन सी सन में? 1459 ईस्वी में जोधपुर को बसाया और बसाने के बाद इसी को अपनी क्या बनाया? जोधपुर को ही अपनी राजधानी बनाया। और एक इन्होंने अपने इसी जोधपुर के अंदर एक दुर्ग बनवाया, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग भी बनवाया। तो मैं यहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं? हाँ यहाँ लिख देता हूँ, मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक
चिड़िया टूक पानी पर इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाने का काम किया। ये रही राव जोधा के बारे में मूल जानकारी। जो ये आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी, शासन इनका वैसे 1438 से 1489 तक। आवल बावल की संधि में 16 हो गई मेवाड़ से मारवाड़ की। फिर उन्होंने मंडौर को जीतने का काम किया और उसी को अपनी मतलब ये जो प्रकरण है राजधानी वाला, ये मंडौर राजधानी पहले से ही थी, इन्होंने तो फिर बाद में जोधपुर को ही राजधानी बनाया। मंडौर के बारे में बस मंडौर को जीतने का काम किया। श्रृंगार देवी विवाह प्रकरण हम बात करें तो श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ हुआ, जो कुंभा का पुत्र, और जोधपुर इन्होंने 1459 ईस्वी में बसाया। फिर उसको उसी को क्या बनाया, राजधानी बनाया। और जोधपुर के अंदर ही एक चिड़िया टूक पहाड़ी थी, उस पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ओझा कहते हैं राव जोधा के बारे में कि मारवाड़ के अंदर सबसे पहले जो प्रतापी शासक रहे हैं या माने जाते हैं तो वो राव जोधा ही है। ठीक है, राव जोधा के बाद हम अगली अपनी चर्चा करेंगे राव मालदेव के बारे में। बीच में अन्य और 2-4 शासक आए, लेकिन हम मूल चर्चा करेंगे राव मालदेव को लेकर के। ये गंगा के पुत्र थे, राव गंगा के, जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था। हाँ, राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का जो शासक थे वो उनके पिता राव गंगा थे। शासक तो राव गंगा थे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को भेजा था किसकी सहायता के लिए, राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया कि खानवा के युद्ध में और किसका साथ दिया, राणा सांगा का। पिता इनके गंगा सिंह, राव गंगा सिंह। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। दूसरा इनका काम क्या रहा, दूसरा इन्होंने अपने शासनकाल में विक्रमादित्य की सहायता की। पहले राणा सांगा की सहायता की, फिर विक्रमादित्य की सहायता की। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूड़कर्ण की पुत्री उमादे से विवाह किया। अब इनके जीवन का एक नया प्रकरण आता है, इनके विवाह का, जो उमादे से हुआ, जो फिर बाद में रूठी रानी के नाम से जानी गई। उमादे किसकी पुत्री थी, तो जैसलमेर के राव लूड़कर्ण की पुत्री थी। इस घटना का कारण यह था, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी उमादे रानी को किसके नाम से जाना गया, रूठी रानी के नाम से। अब रूठी रानी क्यों कहा गया, ये हम जानने का काम करेंगे। मालदेव का ससुर व उमादे का पिता, मालदेव का ससुर या एक ही बात है, उमादे का पिता ही मालदेव का ससुर कहलाएगा। राव लूड़कर्ण को मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। ये इसकी क्या करवाना चाहता था, हत्या। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। मतलब पापा मारन चाह रहे और मम्मी बचान चाह रही, तो मम्मी ने सूचना, उमादे की मां ने सूचना भिजवा दी मालदेव के लिए कि राव लूड़कर्ण ऐसा करवाना चाह रहा है। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए, और स्वाभाविक भी है बिगड़ना, कि ऐसी स्थिति में बिगड़ेंगे। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रहने के लगी। अब बाद में जब ये आपसी उनमें मनमुटाव ज्यादा बढ़ गया, तो फिर वो कहाँ चली गई, उमादे चली गई अजमेर के तारागढ़ में। और वह इतिहास में किसके नाम से प्रसिद्ध हुई, रूठी रानी के नाम से, क्योंकि रूठ करके कहाँ चली गई थी, तारागढ़ अजमेर। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जय सिंह पर आक्रमण कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। ये इनके जीवन में दो, इन्होंने एक तरह से युद्ध किए या इन्होंने विजय प्राप्त की। कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, एक तो मेड़ता को जीता और बीकानेर के राव जय सिंह को भी पराजित किया। वीरमदेव और राव जय सिंह हार करके किसकी शरण में चले गए, शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, शेरशाह सूरी। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। उसी समय
शेरशाह के हाथों हार करके और हुमायूं इधर उधर डोल रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का क्या भेज दिया, संदेश। ये इनके जीवन की एक और घटना आती है कि हुमायूं को इन्होंने सहायता का संदेश भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि इनको पता था, ये मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात अब शेरशाह का जो अगला शिकार होगा वो कौन होगा, मालदेव ही होगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसके दुश्मन को भी अपने साथ मिला लिया जाए तो शक्ति बढ़ जाएगी। 1543 से 1544 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। ये लगभग 2 साल तक कई सारे आक्रमणों को झेलना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता से मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न हो गया। मुगलों ने ज्यादातर धोखाधड़ी का काम करने का काम किया है। धोखे से उनके सेनापतियों में और सेना में और राजा में, तीनों में मतलब एक मतभेद पैदा कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापति, 2 सेनापति लड़ते रहे, जैता और कोपा। ये आपको मारवाड़ के अंदर 2 ऐसे शेरों को याद रखना है, जैता और कोपा। वहां आपने गौरा बादल को पढ़ा, ऐसे ही यहाँ जैता और कूपा, जिन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध किया किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ। कब? जनवरी 1544 ईस्वी में। और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इस तरीके से लड़े, इस बहादुरी के साथ लड़े, इस वीरता के साथ लड़े कि शेरशाह सूरी जाते जाते ये कहता चला गया कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। जैता और कूपा इस वीरता, इस बहादुरी के साथ लड़े कि शेरशाह सूरी जो पूरे भारत का शासक था, दिल्ली का शासक था, वो कह रहा है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी कि रेगिस्तान में क्या होता था ज्यादातर, उधर बाजरा ही होता है, तो छोटी सी रियासत यानी कि एक मारवाड़ राज्य के लिए उसने बोला ये सारी चीजें, मुट्ठी भर बाजरे यानी कि रेगिस्तानी भाग के लिए मैंने हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत खो दी था। तो इस बात से ही ये सिद्ध होता है कि जैता और कूपा कितने बहादुर तरीके से लड़े होंगे। शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में। उसके बाद मालदेव पुनः उसने जोधपुर पर, पोखरण पर, फलौदी पर, बाड़मेर पर, कोटड़ा पर, जालौर पर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। और फिर अंत में जाकर के 1562 ईस्वी में स्वयं मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राम मालदेव के बारे में मोटी मोटी जानकारी अब हम प्राप्त कर लेंगे। राम मालदेव, राम मालदेव के शासन की बात करें, ऊपर लिख ही रहा है 1531 से 1562 तक। इनके अगर पिता की बात करें, पिताजी का नाम राव गंगा। जीवन में इन्होंने सबसे पहले किसका, एक तो राणा सांगा का साथ दिया खानवा युद्ध में, राणा सांगा का साथ। एक काम तो इन्होंने ये किया। दूसरा इन्होंने काम किया फिर ठीक बाद इन्होंने विक्रमादित्य का सहयोग किया, विक्रमादित्य की सहायता। विक्रमादित्य की सहायता, पहले तो किसकी सहायता की, राणा सांगा की सहायता, और उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की सहायता की। ठीक बाद अब हम इनके पत्नी के प्रकरण को जानेंगे। उमादे प्रकरण के नाम से कह सकती है इसको, इनकी पत्नी उमादे, उमादे प्रकरण। उमादे किसकी है, मालदेव की पत्नी। पहली बात तो मालदेव की पत्नी। दूसरा इनका प्रसिद्ध किस नाम से इनको जाना गया, रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध
और इनके पिता का नाम राव लूणकर्ण। कहाँ के थे? जैसलमेर के। क्यों रूठी ये कहानी हम और आप पढ़ ही चुके हैं पहले। फिर इन्होंने, अब हम बात करेंगे राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में और क्या क्या काम किया। ठीक बाद उन्होंने मेड़ता को जीतने का काम किया, तो मेड़ता पर अधिकार किया। मेड़ता पर अधिकार किसको हराया? वीरमदेव को। मेड़ता पर अधिकार किया और वीरमदेव को हराया। वीरमदेव को हराने का इन्होंने काम किया। फिर उसके ठीक बाद आता है, इन्होंने बीकानेर पर अधिकार किया। बीकानेर पर विजय। बीकानेर पर विजय और बीकानेर के राव जैतसी पर इन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। राव जैतसी को हराया, पहोवा या साहोवा के नाम से कोई स्थान है और उस युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। इसको मैं लिख भी दूं, पाहेवा या साहेवा। पाहेवा युद्ध कह लो या साहिवा, उस नामक स्थान पर होने के कारण इस युद्ध को पाहेवा या साहिवा का नाम दिया। इसमें सेनापति वही थे, जैता और कूपा। इन्होंने सेनापति का काम किया था। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा हटा दूं। अब आता है इनका एक, इन्होंने अपने जीवन में क्या काम किया कि हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा। तो हुमायूं को सहायता, दिख रहा है क्या? हाँ, सहायता संदेश भेजा। एक इन्होंने अपने जीवन में ये भी काम किया। फिर इनका एक आता है, फिर आता है मेन जो प्रकरण हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है गिरि सुमेल का युद्ध। इसके ठीक बाद युद्ध हुआ गिरि सुमेल का युद्ध। गिर सुमेल का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राम मालदेव और, ठीक है, गिर सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राम मालदेव तो मैदान छोड़ करके, या कह सकते हैं कि रणभूमि से भाग गया या निकल गया, लेकिन उसके दो सेनापति जैता और कूपा ने युद्ध लड़ा। पहली बात कब हुआ? जनवरी 1544 ईस्वी में गिर सुमेल का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? शेरशाह सूरी, शेरशाह के, और मैं डायरेक्ट जैता और कूपा लिखूंगा क्योंकि जब मालदेव तो चला ही गया। विजय किसको प्राप्त हुई? शेरशाह सूरी को। लेकिन शेरशाह सूरी एक कथन छोड़ के गया, एक कहावत कह के गया कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आप इसको कथन को लिखें तो लिख देना, मैं यहाँ शॉर्ट लिख देता हूँ। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। किसने कहा? शेरशाह सूरी ने। बाद में इसने, मालदेव ने जोधपुर, पोकड़, फलौदी, इनको सबको अपने अधिकार में कर लिया और 1562 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? राम मालदेव की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से हमने राम मालदेव को पूरा किया।
आज हमने जिन शासकों की बात की उसमें मूलतः रावसिया के बाद हमने रावचूड़ा, राव रडमल, राव जोधा और राम मालदेव के बारे में विस्तार से चर्चा की। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।